नमस्कार फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। बहुत सारे मित्रों द्वारा कमेंट सेक्शन में यह कहा गया था कि मुख्य परीक्षा के लिए भी अब कुछ रणनीति बनाई जाए। निश्चित रूप से एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वह स्टार्ट हो गया है और एग्ज़ाम अब के फॉर्म मुख्य परीक्षा के भरे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब हमें समग्र रूप से तैयारी करनी होगी। हालांकि जो लोग पूर्व में मुख्य परीक्षा में अपीयर हो चुके हैं, एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं, तो उनके लिए तो ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन जो पहली बार अपीयर हो रहे हैं उनके लिए इस समय की स्थिति देखा जाए तो बहुत ही विकट है, क्योंकि वर्तमान में जो लॉकडाउन की स्थिति है तो उस स्थिति में बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिन तक पहुंच नहीं हो पा रहा है। जैसे कि कोचिंग है, अच्छी किताबें हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो देखा जाए कि संसाधन तक पहुंच नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से जो हमारी एग्ज़ाम की तैयारी है वह प्रभावित होगी। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि इस स्थिति में हम कैसे शुरुआत करें, कैसे अच्छे से अपनी तैयारी करें कि ताकि एग्ज़ाम में हम किसी भी प्रकार के प्रश्न आए उन्हें अच्छे से कवर कर सकें। तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा एक सटीक रणनीति के बारे में बात करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मुख्य परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से की जाए। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके पेपर को समझना, उसके सिलेबस को समझना। तो बीपीएससी मुख्य परीक्षा में अगर देखा जाए तो इसका सिलेबस अन्य एग्ज़ामों की अपेक्षा में थोड़ा सा सरल है, अन्य जो सिविल सेवा हैं उनके अपेक्षा में। तो बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम का अगर सिलेबस देखें तो प्रथम पत्र की अगर बात करें यानी कि पेपर 1, तो यह पेपर जो होता है इसमें हिस्ट्री, करेंट अफेयर और डीआई से संबंधित प्रश्न आते हैं और यह पेपर 300 नंबरों का होता है। दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरे पेपर में इंडियन पॉलिटी, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थव्यवस्था और साइंस एवं टेक से संबंधित प्रश्न शामिल होते हैं और यह पेपर भी 300 नंबर का होता है। तो जनरल स्टडी के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसके अलावा एक तीसरा पेपर होता है जो वैकल्पिक विषय का होता है। वैकल्पिक विषय का पेपर भी 300 नंबरों का होता है। तो इस प्रकार टोटल 900 नंबर होते हैं मुख्य परीक्षा में और इन 900 के अलावा 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा में जो नंबर प्राप्त होते हैं उन्हीं को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पेपर 1, 2, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक हिंदी का पेपर भी होता है, लेकिन वह सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसमें आपको सिर्फ पास करना है और यह 100 नंबर का होता है, लेकिन इसके मार्क्स जो मेरिट लिस्ट बनता है उसमें नहीं ऐड होता है। तो हिंदी में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही पढ़ लें कि बस क्वालिफाई कर जाए। तो इस प्रकार हम समझ रहे हैं कि निश्चित रूप से जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें हमें 3 पेपर पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। अब बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में अंतर क्या है और मुख्य परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों माना जाता है। पीटी तो देखा जाए तो एक प्रकार से एक दरवाज़ा है, एक रास्ता है जिसके माध्यम से आप मुख्य परीक्षा में प्रवेश करते हैं। अगर आप पीटी पास करते हैं तभी आपको मुख्य परीक्षा का जो हॉल होता है, जो एग्जामिनेशन कक्ष होता है, उसमें प्रवेश की अनुमति होती है। तो देखा जाए तो पीटी बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में कहें तो यह मुख्य परीक्षा में जाने का रास्ता है, यानी कि केवल पास मार्क्स आप ले आते हैं तो मुख्य परीक्षा हेतु चयनित हो जाते हैं। और इस एग्ज़ाम में चाहे आप 100 नंबर लाएं, चाहे 140 लाएं, चाहे 105 लाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी कट ऑफ से ऊपर हैं वे सभी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। मेंस की प्रमुखता क्यों है? क्योंकि मेंस में जो अंक प्राप्त होता है वह आपके वरीयता क्रम और आपके सिलेक्शन को प्रभावित करता है। क्योंकि देखा गया है कि कई लोग ऐसे हैं जो मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि कट ऑफ 500 जाता है और मेंस में ही वो 600, 650 ले आते हैं। तो यदि उनका इंटरव्यू थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो जाता है, यानी कि कम मार्क्स आते हैं, तो फिर भी उनके सिलेक्शन की संभावना बनी रहती है। लेकिन मेंस में यदि आप कम नंबर लाते हैं, मतलब कट ऑफ के आसपास ही रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी
और बहुत ही कम संभावना है कि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए। इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो इसीलिए आपका मुख्य फोकस, अगर आपको एग्ज़ाम बीपीएससी क्लियर करना है तो आपका मुख्य फोकस मेंस पर होना चाहिए, क्योंकि मेंस में जितने अच्छे नंबर रहेंगे आप उतने ही निश्चिंत रहेंगे। तो हमने मेंस का महत्व समझा और निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें लक्ष्य यही बना के रखना है कि अधिक से अधिक नंबर लाना है, चाहे किसी भी प्रकार से जितना ज़्यादा नंबर आ सके, मतलब 900 में जितना ज़्यादा लाना है ले आए। अब देखते हैं कि अधिकतम अंक हेतु वर्तमान स्थिति में क्या रणनीति अपनाया जाए, क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति है, अभी जिस प्रकार की लॉकडाउन की स्थिति है और जिस प्रकार के हालात हैं, पहले कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई है। तो निश्चित रूप से जो वर्तमान स्थिति है पूर्व की स्थितियों से बहुत ही अलग है। अलग क्यों? क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो लॉकडाउन की स्थिति है। दूसरा, कोचिंग संस्थान लगभग बंद प्राय हैं। ठीक है, ऑनलाइन वगैरह कुछ कोचिंग वगैरह चल रहे होंगे, लेकिन जो फिजिकल कोचिंग है कह सकते हैं कि एक तरह से लगभग बंद ही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बुक की उपलब्धता अभी प्रभावित है। तो निश्चित रूप से जो नए नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी पीटी पास किया है, मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, तो उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि क्या करें। चौथी सबसे बड़ी कि सामान्य जनजीवन प्रभावित। तो निश्चित रूप से एक छात्र जो होता है, एक छात्र जीवन जीने के साथ एक सामान्य जनजीवन भी जीता है। तो निश्चित रूप से जब सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा तो उसकी दिनचर्या भी प्रभावित होगी। पांचवी सबसे बड़ी स्थिति अगर वर्तमान में देखा जाए तो मानसिक दबाव। मानसिक दबाव किस संबंध में? वह इसलिए कि अभी लॉकडाउन की स्थिति है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो कई लोगों के पास अभी ऐसे साधन नहीं है कि वो मुख्य परीक्षा का फॉर्म भी भर ले ठीक से, क्योंकि अभी देखा जाए तो मुख्य परीक्षा के फॉर्म भी भराने लगे हैं और बिहार में देखा जाए तो कई स्थान ऐसे हैं जो अभी भी रेड जोन की स्थिति में है। तो निश्चित रूप से यदि उनके पास इंटरनेट की अच्छी सुविधा ना हो, अच्छे कंप्यूटर ना हो, अच्छे आसपास कहीं साइबर कैफ़े ना हो, और अगर वहाँ तक पहुँच ना हो, तो उनके लिए तो फॉर्म भरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो स्थिति है मानसिक दबाव देती है। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि स्थिति सामान्य भी हो जाती है, तो लॉकडाउन 3 जो अगर चल रहा है अभी, और मान लेते हैं कि अब इसके बाद लॉकडाउन की अवधि नहीं भी बढ़ती है, लेकिन फिर भी एक मन में टेंशन रहेगा, डर रहेगा। क्यों? क्योंकि किस प्रकार से आगे तैयारी करें, कौन सा कोचिंग संस्थान ज्वाइन करें, और ऐसा थोड़ी है कि अभी लॉकडाउन हट जाए तो कोरोना का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो मन में तो एक डर रहेगा ही। तो हो सकता है कि कई लोग कोचिंग संस्थान में नहीं जाए, सेल्फ स्टडी पे ही ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जीवन सबसे बड़ा, किसी के लिए भी जीवन सबसे बड़ी मतलब बात होती है। तो कोई भी एग्ज़ाम जीवन से बड़ा नहीं होता है मेरे नज़र में। तो इसलिए देखा जाए तो अगले कुछ महीने तक बीमारी का डर रहेगा। तो सब कोशिश मेरे ख्याल से तो यही करेंगे कि सेल्फ स्टडी और जितनी थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ाई करें, वही सबसे अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो मुख्य परीक्षा हेतु जो संभावित माह की घोषणा की गई है वह बहुत ही अब कम समय है, 1.5 महीने, लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद देखा जाए तो जिस प्रकार की घोषणा हुई है उसमें एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या करें और क्या ना करें की स्थिति बनी हुई है कि किस प्रकार से पढ़ाई करें। और जब ऐसी स्थिति होती है तो मानसिक रूप से दबाव बनता है और समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे करें, क्या सही रणनीति हो। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक रणनीति होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। रणनीति को अगर हम देखें तो बहुत ही सामान्य सा शब्द है, लेकिन यह बहुत व्यापक अर्थों को समेटे हुए है अपने में और बहुत ही प्रभावी परिणाम वाला शब्द है। सामान्य से अगर परिभाषा कहें कि एक सटीक रणनीति यानी कि रणनीति क्या होती है, तो सामान्य अर्थ में कहें तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना ही रणनीति कहलाती है। और जब सही रणनीति रहती है तो निश्चित ही वह रणनीति आपका इतिहास बदल देगा। तो इतिहास में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिले हैं कि सटीक रणनीति से पूरे इतिहास को ही बदल दिया गया है। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, पाटलिपुत्र का ही इतिहास ले लें। तो पाटलिपुत्र का अगर इतिहास आप देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की सत्ता प्राप्त कराने में कौटिल्य ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प के पीछे एक सटीक रणनीति काम कर रही थी और उसी रणनीति के तहत नंदों का विनाश हुआ। मध्यकाल में भी देखें तो बाबर का भारत पर आक्रमण, बहुत ही मुश्किल था कि बाबर पर उसका शासन हो, लेकिन उसने भी एक सटीक रणनीति अपनाई। इसी क्रम में आधुनिक भारत में देखें तो औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना। तो कहने का मतलब है
कि कुछ किसी भी प्रकार की कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तो सटीक रणनीति बहुत ही आवश्यक है। चाहे बात चुनाव की हो, चाहे सत्ता की हो, चाहे प्रशासन की हो, यहाँ तक कि घरेलू बजट की हो, कैरियर की हो, या अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें भी सटीक रणनीति की आवश्यकता है। किस प्रकार से खर्च करें। अभी तो आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा वाला स्थिति है, क्योंकि आमदनी अभी देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की कम हो गई है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था ही ठप पड़ गई है। अब इस स्थिति में देखा जाए तो सटीक रणनीति ही निश्चित रूप से काम आ सकती है। तो जो जिनकी रणनीति अच्छी होती है, सटीक होती है, वह रणनीतिकार कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? चाणक्य कहलाते हैं। और किसी कारणवश उनकी रणनीति अगर नहीं होती है तो निश्चित रूप से आपको पता है कि उन्हें क्या कह सकते हैं। तो सटीक रणनीति को अगर देखा जाए तो वर्तमान प्रसंग और जो हमारी परीक्षा है उस पर भी लागू होती है। क्यों लागू होती है? क्योंकि आपको अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जो परीक्षा है, परीक्षा वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो किसी युद्ध से कम नहीं है। युद्ध की क्यों? वह इसलिए कि वर्तमान संदर्भ में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें सफल होना किसी युद्ध से कम इसलिए नहीं है क्योंकि लाखों की भीड़ होती है और उस लाखों की भीड़ में आपको सभी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना है। और दिन प्रतिदिन बाधा बढ़ती ही जा रही है, हर्डल्स बढ़ते ही जा रही है। बाधा की अगर बात करें तो दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि सीटों की संख्या कम होती जा रही है। आरक्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महिला आरक्षण, ईडब्ल्यूएस, मतलब कहने का मतलब कि बहुत सारे जो अवसर हैं सीमित होते जा रहे हैं। आरक्षण का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको परिस्थिति समझा रहा हूं कि जो एग्जाम के निकालने की जो प्रकृति है वह दिन प्रतिदिन मतलब कठिन होती जा रही है। इसके अलावा घटते रोजगार के अवसर में कितनी कमी आ रही है, इससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। इसके अलावा देखें तो एग्जामों में होने वाले भ्रष्टाचार, संचार क्रांति को नकारात्मक भी बोल सकते हैं, सकारात्मक भी बोल सकते हैं। नकारात्मक किस रूप में? तो संचार क्रांति आई है तो बहुत सारा समय हम देखते हैं कि सोशल साइट पे अपना व्यर्थ करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इसके अलावा सकारात्मक क्या कि सकारात्मक यह कि देखा जाए तो सोशल साइट में ऐसी बहुत सारी सूचनाएं हैं, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो अच्छे अच्छे कंटेंट आपको एग्जाम के लिए उपलब्ध कराते हैं। और वर्तमान में देखा जाए तो अभी ये जो संचार क्रांति है वही पढ़ाई का बहुत बड़ा सहारा है बहुत सारे जो छात्र हैं उनके लिए। और इसके अलावा देखा जाए तो सरकारी सेवाओं के प्रति लोगों में बढ़ता आकर्षण, क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति है देखा जाए तो बहुत सारे बिजनेस, व्यापार, जो क्रियाएं हैं वह सारी ठप हो गई है। लेकिन सरकारी सेवा ही अभी एक ऐसी सेवा है जो अभी इससे अप्रभावित नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए लोगों के मन में अब लग रहा होगा कि किसी न किसी प्रकार से एक सरकारी नौकरी ले लिया जाए, क्योंकि यही सबसे सेफ जोन अभी माना जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या है कि निश्चित रूप से बहुत सारे लोग अच्छे से पढ़ाई करना अब स्टार्ट कर देंगे। तो देखा जाए तो कठिन होता जा रहा है दिन प्रतिदिन परीक्षा। इसके अलावा एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट भी आता है और कई बार उस पर कोर्ट केस भी हो जाते हैं, अनावश्यक विलंब भी हो जाता है। तो कहने का मतलब कि ये एक युद्ध से कम थोड़ी है। इतनी सारी बाधाओं को पार करने के बाद यदि आप सिलेक्शन में आ जाते हैं, अच्छे पद पे पहुंच जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा युद्ध जीतने के समान है। और जब देखा जाए तो इस युद्ध को जीतने के लिए बहुत ही धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। लेकिन देखा जाए तो वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन पे धैर्य और संयम है ही नहीं। वो सोचते हैं कोई भी ऐसा ट्रिक हो, कोई भी ऐसा उपाय हो, कोई भी ऐसा शॉर्टकट रास्ता हो, उसको अपनाकर कुछ शॉर्टकट पढ़कर एग्ज़ाम निकाल ले। लेकिन ऐसा होता नहीं है संभव, क्योंकि एक से एक लोग हैं, एक से एक आपके प्रतिद्वंदी हैं जो दिन रात लगे हुए हैं, घंटों घंटों पढ़ाई करते रहते हैं। पढ़ाई के पीछे उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। तो निश्चित रूप से जब ऐसे मेहनती और कर्मठ स्टूडेंट होंगे तो निश्चित रूप से सिलेक्शन का हक तो इनका ही बनता है। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि आप रणनीति बनाएं, बहुत अच्छी बात है, रणनीति सब कोई बनाते हैं, लेकिन रणनीति पर काम बहुत कम लोग करते हैं। और जो सही तरीके से काम करते हैं निश्चित रूप से सफल वही होते हैं। तो अब बात करते हैं कि रणनीति आखिर हमेशा कारगर क्यों नहीं होती है। तो कारगर इसीलिए नहीं होती है कि देखिए, कई बार कह सकते हैं हम कि परीक्षा में
जब आपकी रणनीति के अनुसार प्रश्न आ जाते हैं, उसी अनुसार आपके माहौल बन जाते हैं, आपने जो पढ़ा वही उसके संबंधित प्रश्न आ गए, तो निश्चित रूप से आपकी रणनीति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो किसी भी एग्ज़ाम में, खासकर बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है, उसमें प्रश्नों की जो प्रकृति है वह कई बार समझ में नहीं आती है। जैसे पिछले 64वीं मेंस को ही देखा जाए तो उसमें इतिहास का अगर प्रश्न पत्र उठा के देखें तो आप देखेंगे कि पिछले जितने भी बीपीएससी में इतिहास के प्रश्न आए हैं उनसे बहुत ही अलग इस बार का प्रश्न रहा है। तो देखा जाए तो इस बार बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनकी रणनीति इतिहास के संदर्भ में फेल हो गई होगी। तो मैं इसीलिए यह बात कहना चाह रहा हूँ कि हमें दोनों स्थिति के लिए तैयार होना होगा। और संपूर्ण सिलेबस को, हमारी रणनीति का पहला बिंदु यही है कि आपको संपूर्ण सिलेबस को अच्छे से पढ़ना होगा और समझना होगा और उस पर प्रैक्टिस भी करनी होगी हर एक एंगल से। क्योंकि वर्तमान जो प्रतियोगी दौर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि आप सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ें, और यही सबसे सटीक रणनीति होती है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं देख सकता हूँ, मतलब देख सकते हैं कि जैसे बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा नाम शब्द आते ही सबसे पहले आपके माइंड में जो शब्द आता होगा वह आता होगा जनजातीय आंदोलन। अगर कोई आपसे पूछता भी है बिरसा मुंडा का संबंध किससे है, तो निश्चित रूप से आप जनजातीय आंदोलन ही शब्द कहेंगे। हो सकता है कुछ और भी अलग कहें, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वह जनजातीय तो था ही, लेकिन वह एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन नहीं था? क्या वह सामाजिक सुधार आंदोलन नहीं था? आदिवासी समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उससे संबंधित आंदोलन नहीं था? क्या वह जो आर्थिक नीति थी ब्रिटिश की उसके प्रति जो विरोध की भावना थी उससे संबंधित आंदोलन नहीं था? कहीं अगर हम कहें कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वह क्षेत्रीय हितों को लेकर उठाया गया, औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह था, तो यह नहीं कह सकते हैं? निश्चित रूप से कह सकते हैं। इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वह राष्ट्रीय आंदोलन भी था। तो कहने का मतलब यह है कि यह सारे प्रश्न, यह सारे डायमेंशन कब आएंगे? तभी आएंगे जब आपने बिरसा मुंडा को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। यदि आपसे मैं कहूं कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था एक बौद्धिक आंदोलन था, तो निश्चित रूप से अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से हल कर लेंगे। लेकिन यदि आपने बिरसा मुंडा को सिर्फ जनजातीय दृष्टिकोण से देखा होगा, जनजातीय आंदोलन के दृष्टिकोण से देखा होगा, तो निश्चित रूप से अगर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप उसको शायद अच्छे से हल नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सिलेबस के अनुसार पढ़ें और सिलेबस में जो जो आपको दिया गया है उसके हर एक डायमेंशन को पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि इस बार का इतिहास का प्रश्न देखा जाए तो सिलेबस से बाहर नहीं था। प्रश्न का दृष्टिकोण पूछने का, प्रश्न के जो डायमेंशन है वे अलग थे। तो यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि आखिर सरदारी आंदोलन उतना सक्सेस नहीं हो पाया, इतने लंबे समय तक चला सरदारी आंदोलन, लेकिन जैसे ही बिरसा मुंडा ने नेतृत्व लिया वह अचानक से चर्चा में आ गया। और इसी आंदोलन में देखा जाए तो बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि भी दे दी गई। तो आखिर क्यों, किस प्रकार से इस प्रकार बिरसा मुंडा को इतनी ख्याति मिली? आखिर उन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि थी? मतलब कहने का मतलब कि किसी भी प्रश्न को, अगर टॉपिक को मैं यहाँ पर आगे चर्चा करूँगा, उस टॉपिक को आपको हर एक दृष्टिकोण से पढ़ना है और निश्चित रूप से उस टॉपिक को आप अच्छे से कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से बीपीएससी का 80% जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको 80% आपको निश्चित रूप से 70 से 80% कवर हो जाएगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ही सीमित है और उसी सिलेबस को यदि आप पूरा कर लेते हैं तो 70% तो आपने युद्ध, मतलब 60 से 70% जो आपकी युद्ध है वह ऐसे ही जीत जाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि सटीक रणनीति कैसे बनाएं। तो चलिए देखते हैं रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो रणनीति को देखने से पहले एक सटीक रणनीति बीपीएससी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में सबसे पहले इस परीक्षा की विशेषता देख लेते हैं। तो परीक्षा की विशेषता को अगर आप देखेंगे तो पहला विशेषता यह है कि अपेक्षाकृत छोटा एवं निश्चित सिलेबस है बीपीएससी का, अन्य सिविल सेवा की परीक्षाओं के अपेक्षाकृत देखा जाए तो यह छोटा और निश्चित सिलेबस है। दूसरा सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूर्व में पूछे गए कई प्रश्नों का दोहराव हो जाता है।
तो पूर्व में जो प्रश्न पूछे गए हैं, पूर्व के जो विगत वर्षों के जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, कई प्रश्नों को हूबहू थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ भी पूछ लिया जाता है। तो निश्चित रूप से यदि आप पूर्व के जो प्रश्न हैं उनको कवर करते हैं तो आपकी तैयारी देखा जाए तो बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरा, पारंपरिक के साथ साथ व्यवहारिक प्रश्नों का भी समावेश होता है। तो पारंपरिक प्रश्न बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, तो ये एक तरह से पारंपरिक क्वेश्चन है। तो इसके अलावा व्यवहारिक क्वेश्चन भी होते हैं। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वह वर्तमान संदर्भ में कहाँ तक प्रासंगिक हैं, किस प्रकार से शक्तियों का उपयोग करते हैं, तो बहुत सारे इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो इन 3 विशेषताओं के आधार पर देखा जाए तो एक सटीक रणनीति आप बना सकते हैं। और मेरे विचार में देखा जाए तो सबसे अच्छी जो रणनीति है वह आप स्वयं ही बना सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। वास्तव में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति की जो क्षमता होती है वह अलग अलग होती है। और रणनीति होता क्या है, अपनी क्षमताओं का आकलन करके अपनी कमियों को पहचानना और उस कमियों को दूर करना और ऐसा माहौल बनाना कि किसी भी प्रकार की बाधा आए और वह बाधा आप आसानी से पार कर लें। तो यही तो रणनीति है। और जरूरी नहीं कि सबके लिए जो रणनीति मैं बता रहा हूँ सबके लिए सटीक और अनुकूल हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति की रणनीति अलग होती है। क्योंकि रणनीति का निर्धारण बहुत सारे बातों पर निर्भर करता है। बहुत सारे बातें मतलब क्या, तो देखा जाए तो रणनीति बनाने में सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है संसाधन। तो संसाधन क्या, एक संसाधन मतलब हम एग्जाम देने वाले हैं, तो एग्जाम देंगे तो एग्जाम में हमारे संसाधन क्या रहेंगे, तो हमारे संसाधन नोट्स हैं, बुक हैं, किस प्रकार के मटेरियल हैं, तो ये सब संसाधन है। इसके अलावा संसाधन की उपलब्धता किस प्रकार से होती है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देता हूँ कि भूगोल के लिए जो बुक है वह अंग्रेजी माध्यम की बुक बहुत ही अच्छी होती है। अब लेकिन जो भूगोल का एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी मीडियम से, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो मैंने जो अभी सटीक रणनीति बताई कि भाई अंग्रेजी वाली बुक पढ़ो, अंग्रेजी वाली बुक अच्छी है भूगोल की। लेकिन जो हिंदी में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो मेरी रणनीति 0 हो गई, क्योंकि उनको तो अंग्रेजी आती नहीं है, उनको तो हिंदी माध्यम की चाहिए। तो यहाँ तो रणनीति फेल हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो रणनीति होती है वह सबसे अच्छी रणनीति आप ही बना सकते हैं खुद के लिए। क्यों? क्योंकि आपको खुद को पता है कि आप में कौन सी कमजोरी है। यदि आपका डीआई अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से वह आपको ही पता होगा कि आपका डीआई अच्छा नहीं है। यदि आप इतिहास में कमजोर हैं तो वह आपको ही पता होगा, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता होगा। और यही रणनीति है कि आप अपनी कमजोरी को सबसे पहले पहचानें और उस कमजोरी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें। अब मैंने कहा, दूसरी रणनीति पे आते हैं, संसाधन हो गए, चलो ठीक है। अब मैंने कहा कि चलो भाई कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो। लेकिन अब इस बात का कौन निर्धारण करेगा कि अच्छा कोचिंग कौन है। अब मैं बोल दूं कि ए कोचिंग अच्छा है, आपका कोई दूसरा मित्र आता है बोलता नहीं ए तो अच्छा नहीं है, उसके पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, उसके नोट्स अच्छे नहीं है, बी वाला अच्छा है, ये अच्छे नोट्स देता है। अब कोई तीसरा आता है बोलता है नहीं यार सी अच्छा है, क्योंकि इसके पिछले साल देखा जाए तो अच्छे रिजल्ट भी हुए, इसकी फीस भी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आखिर कोई कोचिंग अच्छा क्यों है, कैसे है। तो यह भी निर्धारण करना निश्चित रूप से इसकी सबसे बड़ी भूमिका आपकी खुद की होगी कि आप अपने सेल्फ डिसीजन लें कि कौन सी कोचिंग अच्छी है। उसके लिए आप उस कोचिंग के पूर्व के जो रिकॉर्ड है उनको देख सकते हैं, उनके फी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, उनके सिलेबस को देख सकते हैं, उनके जो फैकल्टी है, जो टीचर है, उनको देख सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्ट हैं जिन पे कि एक अच्छे कोचिंग का चयन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो सटीक रणनीति बनाने में काम आती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से निष्कर्ष तो यही निकलता है कि एक अच्छी रणनीति आप खुद ही बनाएं। और वर्तमान में देखा जाए तो जिस प्रकार का माहौल है वह उस माहौल में सब कुछ, यदि आपको कुछ भी करना है तो आपको सेल्फ ही करना है, सब कुछ अपने लेवल से ही करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जिस प्रकार का माहौल है, ना आप कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं। और अगर लॉकडाउन में छूट भी मिलती है तो निश्चित रूप से मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है कि पूरी तरह तो छूट नहीं मिलेगी, कुछ निर्धारित शर्तों के अनुसार ही छूट मिलेगी। तो आपको डिसीजन लेना है। और मेरे ख्याल से देखा जाए तो वर्तमान में जो फिजिकल जो कोचिंग होती है वह तो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अभी तक कोचिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लागू हुआ सारे कोचिंग संस्थान बंद हो गए, सभी अपने अपने घरों पे आ गए और सेल्फ तैयारी ही कर रहे हैं। और इसी तैयारी के माध्यम से ही आगे का एग्ज़ाम भी होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि बीपीएससी का रिकॉर्ड देखा जाए तो एग्ज़ाम लेने में तो वो सबसे आगे है। अगर वो बोल देगा कि इस तारीख को एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम तो वो ले लेगा, भले ही रिजल्ट देने में वो लेट हो जाए, नोटिफिकेशन निकालने में लेट हो जाए, सारे काम में बीपीएससी लेट हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम लेने में कभी भी लेट नहीं होता है। तो इस मामले में तो देखा जाए तो बहुत ही बेहतर है बीपीएससी। तो मेरे विचार में
निष्कर्ष यही निकलता है सामान्य रणनीति की, जो सभी परीक्षाओं पर लागू होती है। मैं सिर्फ यहाँ मुख्य परीक्षा की नहीं बात कर रहा हूँ, सभी परीक्षा पर यह रणनीति लागू होती है कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको सिलेबस को कवर करना है। देखिए एग्जाम्पल के लिए यदि मान लेते हैं कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक एग्जाम का सिलेबस है और इस प्रकार से ये बॉक्स बना हुआ है, ये हिस्ट्री है, ये साइंस है, ये मैथ है, ये जीके है और ये ज्योग्राफी है और ये सोशल साइंस है। मान लेते हैं इस प्रकार से XYZ ये कुछ भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो किसी एग्जाम को निकालने के लिए आपको सारे सिलेबस को पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हर एक सिलेबस को आप टच करते हुए, अच्छे से पढ़ते हुए, समझते हुए चलते हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रकार से जब आप यहाँ पर इस स्थिति में आते हैं, इस स्थिति से शुरुआत करते हुए, यानी कि ए से शुरुआत करते हुए जब आप बी को आते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने सारे सिलेबस को, मतलब जो भी सब्जेक्ट थे एग्जाम के, सारे को आपने देख लिया। अब कौन सी स्थिति आती है? अब इसके बाद आपके पास आती है प्रैक्टिस करने की स्थिति। अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो बीपीएससी के एग्जाम के 1 महीने पहले तक आप उस पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें और 30 से 40 दिन पहले आप सिर्फ प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अब दूसरी स्थिति देख लेते हैं। तो कई लोग सिलेबस को अच्छे से पढ़ते नहीं है, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का पीटी हो, चाहे मेंस का हो। अब वो क्या करते हैं कि सिलेबस को पढ़ते नहीं हैं, तो समझते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मुझे आज बहुत सारी बातें बोलने को मन कर रही है। मन कर रहा है कि बहुत सारी बातें करें आपसे, क्योंकि देखा जाए कि इस प्रकार की जो वीडियो है मैं बहुत ही कम बनाता हूँ, लेकिन बनाता हूँ तो लगता है कि जो जितने भी मन में बात आ रही है सारी बातों को आपके समक्ष रखूँ। हो सकता है कुछ बातें आपको अच्छी लग जाए। तो देखें, जैसे कि पीटी का एग्जाम लेते हैं, मान लेते हैं कि पीटी है, ठीक है। पीटी के एग्जाम में ये सारे सिलेबस है, ठीक है। ये बॉक्स जो बने हैं ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं। कोई करंट अफेयर है, कोई स्पोर्ट्स है, कोई आर्थिक है, कोई राजनीति है, कोई साइंस है, मतलब तरह तरह के वो हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, देखिए अभी 66 का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आशा है कि 2-3 महीने बाद आ जाएगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीपीएससी पीटी के बारे में। कई लोग सोच रहे होंगे ये मुख्य परीक्षा की बात करते हुए तो पीटी कहाँ चले गए, तो उसके लिए अब अलग से वीडियो बनाऊँ, तो सोचता हूँ कि इसमें ही 5 मिनट का टाइम ले लेते हैं। तो जैसे ही अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे कि चलो अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है तो चलो कर लेते हैं। अब जब नोटिफिकेशन आ जाता है, मान लेते हैं 2 महीने बाद जब नोटिफिकेशन आ जाता है, तो लोग अब सोचते हैं कि अब बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म वॉर्म भर लेते हैं और निश्चित ही 1-2 महीने में एग्जाम हो जाएगा। तो उस स्थिति में करते क्या है कि उनके पास ऊहापोह की स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार तो आपने अपने पूरे सिलेबस को पढ़ा ही नहीं। अब क्या करते हैं, उनके पास 2-3 महीने टाइम है, तो उन्होंने ये पढ़ा और इधर उधर से कहीं उठा के सिलेबस ये पढ़ लिया। अब होता क्या है कि आपने सिलेबस को तो पूरे अच्छे से पढ़ा नहीं, क्योंकि आपने सिलेबस का ये पार्ट, मान लेते हैं ये साइंस है, ये पार्ट करंट अफेयर, ये पार्ट कुछ और विषय, ये पार्ट कुछ और विषय, ये पार्ट कुछ और विषय, ये विषय तो आपने छोड़ ही दिया सिलेबस का, बाकी सब आपने पढ़ा, ये सारा पार्ट पढ़ लिया। अब होगा क्या कि निश्चित रूप से जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो सिलेबस के अनुसार आएंगे। तो इस सिलेबस से जो भी प्रश्न आते हैं, आप इस सिलेबस के पार्ट को तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट इससे पूछा जाता है, ये वाला पार्ट इससे पूछा जाता है, ये पार्ट इससे प्रश्न आएगा, तो निश्चित रूप से वह प्रश्न आप हल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं हल कर पाएंगे? यहाँ रणनीति आपकी क्यों नहीं काम कर रही है? क्यों? इसीलिए कि आपने सिलेबस को पूरे अच्छे से पढ़ा नहीं। अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो आएगा। जैसे मैं पॉलिटी लेता हूँ, तो पॉलिटी से प्रस्तावना है, संवैधानिक विकास है, मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, सारे को मुझे कवर करना होगा। यदि मैं मूल अधिकार को छोड़ देता हूँ, मुख्यमंत्री को छोड़ देता हूँ, राष्ट्रपति को छोड़ देता हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि राष्ट्रपति से प्रश्न नहीं आएगा, वो उसके सिलेबस में नहीं है। अगर प्रश्न आ गया तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो रणनीति होती है, उस रणनीति के कारण कई बार 1 से 2 नंबर के लिए भी अगर आप छट जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही अफसोस देने वाला होता है रिजल्ट। तो इसी कारण से मेरा ये कहना है कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं अभी 66 की जो तैयारी कर रहे हैं, तो पूरे सिलेबस को कवर करने की अभी से ही कोशिश करें। और जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए, तो मेरे ख्याल से अभी 4-5 महीने टाइम है, और इन 4-5 महीनों पे आप अच्छे से सिलेबस को कवर कर लेंगे और निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी एग्जाम होते होते। तो यही बात जो है मेंस पर भी लागू होती है। तो निश्चित रूप से मेंस में भी देखा जाए तो
कि एग्ज़ाम का जो हमारा रणनीति रहेगा वह यही है कि हमें देखना होगा कि हमारे पास समय कितना बचा हुआ है, सिलेबस किस प्रकार का है बदलते पैटर्न के अनुसार। इसके अलावा हमें अपनी कमजोरी और विशेषताओं का आकलन भी करना होगा। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण जो संसाधन है यानी कि बुक वगैरह है उनका चयन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और केवल पढ़ना नहीं, पढ़ने के साथ समझना और रिवीजन करना भी होगा। और इन्हीं सारी बातों के आधार पर हम एग्ज़ाम को सही ढंग से निकाल सकते हैं। तो ये थे रणनीति से संबंधित बातें। अब हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं कि एग्ज़ाम में हम किस प्रकार से प्रश्नों को करेंगे। मतलब कि अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे अच्छी अगर आपको करना है तो मेरे ख्याल में तो यह है कि स्वयं से शुरुआत कर दें और पूर्व के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास करना स्टार्ट कर दें और लेखन शैली विकसित करने का प्रयास करें। और निश्चित रूप से ये जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक में आप जाएंगे तो मेरे चैनल पर पूर्व के जो कुछ प्रश्न हैं उनका देखा जाए तो उनका उत्तर दिया गया है। उससे आप थोड़ी बहुत मदद ले सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न का उत्तर अच्छा सा लिखा जाए। तो प्रश्न की फ्रेमिंग करते हुए वहाँ पर उत्तर बनाया गया है, आप वह जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं पहले पेपर के बारे में। इसमें इतिहास, कला एवं संस्कृति, तो बहुत ही संक्षेप में बात करेंगे। और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट दिए रहेंगे उन सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास, कला और संस्कृति में। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका जो सिलेबस है बहुत ही छोटा है और निश्चित रूप से इसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनको अगर आप अच्छे से 8 से 10 बार पढ़ लें तो एग्ज़ाम में इसी से प्रश्न बनते हैं। तो कला की बात करें तो पाल कला, मौर्य कला और पटना कलम, ये कला जो है, ये तीनों जो हैं ये इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यदि आप इन तीनों को अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत ही संभावना है कि एक प्रश्न तो आपका यहीं पे तैयार हो गया निश्चित रूप से। इसके अलावा आप इन तीनों कलाओं को समग्र रूप में पढ़ने के साथ साथ मधुबनी कला और सांची कला और जो भागलपुर की कला है उसको भी पढ़ लें, क्योंकि कई बार हो सकता है कि वो पूछ ले कि बिहार में कला के जो विभिन्न रूप हैं उनके बारे में बताएं। तो इन सभी को आपको पढ़ लेना है, सबसे पहला। दूसरा, विचार के बारे में पढ़ लेना है। गांधी, नेहरू एवं टैगोर, इन तीनों व्यक्तियों के जो विचार हैं, महापुरुषों के जो विचार हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में लगभग। तो ये दो आप कर लेते हैं तो देखा जाए तो 2 प्रश्न तो आपको यहीं से तैयार हो जा रहे हैं। तीसरा, आंदोलन की बात करें तो जनजातीय आंदोलन, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे संथाल विद्रोह हो, और इसके अलावा जो अन्य छोटे मोटे जैसे हो, उराव, ये सब विद्रोह हैं, इनको भी आपको याद रख लेना है। इसके अलावा किसान आंदोलन की बात करें तो स्वामी सहजानंद का किसान आंदोलन, चंपारण आंदोलन, तो इन तीनों अध्याय को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इन 3 में ही आपका जो इतिहास है वह कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यह थोड़ा रिस्क लेने वाली बात होगी, तो थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए 1857 को भी याद रखना है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। कारण, परिणाम और बिहार की भूमिका बाबू वीर कुंवर सिंह के विशेष संदर्भ में। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों में बंगाल विभाजन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इतिहास में इतने चैप्टर को आप अच्छे से कर लेते हैं तो इतिहास आपका कहीं नहीं गया है, इसी से प्रश्न आएंगे। क्योंकि देखा जाए तो इतिहास तो फिक्स है और इसके इन सारे सब्जेक्ट पे देखा जाए तो ये जो लिंक दिया हुआ है इससे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर कि बहुत सारे वीडियो है। हालांकि अभी गांधी, नेहरू और टैगोर के वीडियो अभी यहाँ बनाने हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं अपलोड कर दूंगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरा सुझाव कि प्रत्येक अध्याय में आप इतनी बार पढ़ें, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये सिलेबस फिक्स है और इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप इसको इतनी बार पढ़ लें, इतना बार लेखन अभ्यास कर लें कि परीक्षा में आपको सोचने की जरूरत न पड़े। तो इससे लाभ क्या होगा कि इसी प्रश्न पत्र में आपको डीआई भी बनाना है और करंट अफेयर भी बनाना है। तो डीआई निश्चित रूप से थोड़ा समय लेने वाला होता है, टाइम टेकिंग होता है बहुत सारे छात्रों के लिए। तो निश्चित रूप से यदि आप इस सेक्शन में यदि समय बचा लेते हैं तो निश्चित रूप से मैथ को आपको हल करने के लिए, डीआई को हल करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा लाभ इसमें यह मिल जाता है। बुक की अगर बात करें तो संदर्भ प्रकाशन की बुक ले सकते हैं, अच्छी है। इसके अलावा नमन प्रकाशन की भी बुक अच्छी है, या केबीसी नैनो, जो भी उपलब्ध हो जाए और आप अपने अनुसार देख लें कि किस में अच्छा लिखा हुआ है, अच्छे मैटर्स हैं, तो उसके अनुसार आप ले सकते हैं। तीनों ही प्रकाशन की देखा जाए बुक तो अच्छी है सामान्य अध्ययन के लिए। आगे बात करते हैं समसामयिक घटना के संदर्भ में बिहार से संबंधित विशेष घटनाक्रम भी इसमें कई बार पूछे जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो मुख्य रूप से इसमें इतिहास से जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो होते हैं प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले देखा जाए तो हमारे जो सिलेबस में आता है भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ संबंध, तो पड़ोसी देश भारत के जितने भी हैं उनके सारे संबंधों को आपको अप टू डेट अध्ययन करना है। हालांकि पिछले जो 64वीं बीपीएससी मेंस हुआ था तो उसके संदर्भ में बहुत सारे वीडियो मेरे द्वारा जो भारत और पड़ोसी देशों के साथ संबंध है उसका बनाया गया था, और इस लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पीडीएफ पे अगर आप जो क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में वो आप चल जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका, चीन, ईरान, रूस और खाड़ी देश, इनके संबंधों को भी आपको रखना है। इसके अलावा जो संगठन है वैश्विक स्तर के अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सार्क, बिम्स्टेक, यूएनओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इसके अलावा नेम भी आपको थोड़ा सा इस पर देख लेना है, क्योंकि नेम भी अभी देखा जाए तो बहुत ही चर्चा में रहा है। इसके अलावा वर्तमान में चर्चित घटनाएं जैसे कोरोना महामारी अभी देखा जाए तो अभी इससे बड़ी खबर कुछ हो ही नहीं सकती है। तो निश्चित रूप से इसी प्रकार के जो बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं, बिहार का जो एग्ज़ाम होता है मुख्य परीक्षा, निश्चित रूप से उससे प्रश्न बनते ही हैं। तो कोरोना महामारी के हर एक डायमेंशन को आप कवर करने की कोशिश कीजिएगा बिहार के संदर्भ में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो निश्चित रूप से इससे एक प्रश्न बनने की संभावना है। इसके अलावा बिहार में स्वास्थ्य की किस प्रकार की संरचना है, स्वास्थ्य संबंधी महामारी संबंधी चुनौतियों को निपटने में कहाँ तक सफल है, शिक्षा की संरचना कैसी है, जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद। तो आतंकवाद भी बहुत ही देखा जाए तो फेवरेट सब्जेक्ट रहा है बीपीएससी का मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आने वाले समय में, अभी समय है 1.5-2 महीने का समय है मुख्य परीक्षा में, तो इस क्रम में निश्चित रूप से जो जीके बकेट स्टडी ट्यूब पे है उस पर करंट से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाएंगे, तो उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ पर करंट अफेयर अगर पढ़ने के लिए देखा जाए तो मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ सकते हैं, दृष्टि का मैगजीन ले सकते हैं। अगर मैगजीन उपलब्ध नहीं है तो न्यूज़ में राजसभा टीवी देख सकते हैं, दृष्टि का जो यूट्यूब चैनल है वह देख सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं, ध्येय का देख सकते हैं। तो ये सब निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे करंट अफेयर को कवर करने में। आगे बात करते हैं राजनीति विज्ञान में। तो राजनीति विज्ञान में कुछ चैप्टर हैं जिनसे बार बार पूछे जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो राजनीति विज्ञान जो भारतीय संविधान है उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं और बहुत सभी लगभग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन देखा जाए तो प्रवृत्ति जो अभी तक के जो बीपीएससी लोक सेवा आयोग जो है उसकी मुख्य परीक्षा के, उसमें प्रस्तावना, नागरिकता, मूल कर्तव्य, ये 3 तो इम्पॉर्टेंट रहे हैं। इसके अलावा मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों को भी बीपीएससी प्रमुखता से मतलब महत्व देता रहा है। लेकिन इस बार देखा जाए तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों को साथ मिलाकर आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो मूल अधिकार कई बार नीति निर्देशक के साथ तत्वों के साथ टकराव करते हैं। अब देखिए वर्तमान संदर्भ में ही देखा जाए तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का टकराव हो रहा है इस कोरोना महामारी के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन की घटना जो है वह नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में लगाई गई घटना है, लगाया गया एक कानून है। मतलब एक कह सकते हैं कि आखिर ये लॉकडाउन क्यों लगाया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व में ही कहा गया है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए राज्य अच्छे से अच्छा कदम उठाएगा। लेकिन यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व को लागू किया गया है, लेकिन कई लोगों को यहाँ पर मूल अधिकार भी प्रभावित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब कि दोनों चीज़ जो है अभी वर्तमान में देखा जाए तो बहुत ही चर्चा में है। अब जैसे आरोग्य सेतु ऐप, तो आरोग्य सेतु ऐप सरकार द्वारा जारी किया गया, लेकिन उसको जारी करने के पीछे, उसको डाउनलोड करने के पीछे, मतलब लोगों को कहा जाता है कि आप डाउनलोड करें, तो उसके पीछे सरकार का देखा जाए उद्देश्य तो बहुत ही स्पष्ट है। यह स्पष्ट उद्देश्य है कि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूकता मिले और उनको सही सूचना मिले। लेकिन कई लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, गोपनीयता को भंग करता है। तो इस प्रकार की घटनाओं को आपको जोड़ना होगा राजनीति विज्ञान के साथ। इसके बाद बात करते हैं भारत के संघीय स्वरूप के बारे में। तो संघीय स्वरूप यह भी चर्चा में है, क्योंकि देखा जाए तो अभी जो कोरोना महामारी की जो लड़ाई है उस लड़ाई में देखा जाए तो केंद्र के साथ साथ राज्य भी बढ़ चढ़ के भूमिका अपनी निभा रहे हैं। तो यही वह एक ऐसी स्थिति है जहां पर देखा जाए तो सभी केंद्र और सारे राज्य एक रूप में सहमत हैं। तो आपको संघीय स्वरूप की जो संरचना है उसको भी यहाँ पर संदर्भ में याद रखना है। राष्ट्रपति की बात करते हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री को भी आपको इस बार याद रखना है, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री की जिस प्रकार की स्थिति थी तो उस संदर्भ में हो सकता है कि मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट हो जाए। आपातकालीन उपबंध में आपको इस बार वित्तीय जो उपबंध है उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट
वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग आपको याद रखना है। चुनाव आयोग, न्यायपालिका सुधार, क्योंकि अभी हाल में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी उठते रहे न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर, और जिस प्रकार के, जैसे अभी देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा में भेजा गया। तो इस प्रकार के देखा जाए तो जो पोस्ट रिटायरमेंट जो लाभ हैं उनके संदर्भ में यहाँ पर आप राजनीति विज्ञान को पढ़ सकते हैं। जनहितवाद, न्यायिक सक्रियता, ये सभी जो अभी जो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं ये सब बीपीएससी के सिलेबस में है और इनको आपको अच्छे से देख लेना है। और मेरे ख्याल से यदि जो भी चर्चा यहाँ पर हो रही है उनको आप अच्छे से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा का एक बहुत बड़ा पार्ट आप कवर कर लेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र मीडिया, क्योंकि अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रश्न चिन्ह जो इस पर उठाया जाता है वो मीडिया पर ही उठाया जा रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। दल बदल, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और बिहार में राजनीतिक घटनाएं, धर्म जाति की भूमिका, और सबसे इम्पोर्टेंट पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास, क्योंकि राजनीति विज्ञान में आप देखेंगे कि कई बार पूर्व के पूछे गए प्रश्नों को ही हूबहू पूछ लिया जाता है, तो पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास। अब आपको आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि निश्चित रूप से एग्ज़ाम तो देना ही है, लेकिन यहाँ पर तो सारे जो सिलेबस है, सारे प्रश्नों मतलब जो सब्जेक्ट है सारे को ही यहाँ पे लिख दिया गया है, बता दिया गया है। तो भाई ये एक राजपत्रित लेवल का अधिकारी है और इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि निश्चित रूप से आप कोई भी ऐसी बुक या कोई भी ऐसी गाइड नहीं है जो कह दे कि इसी से पढ़ लो, इसी से आएगा। आपको समग्र रूप से पढ़ना होगा। आजकल तो कंपटीशन इतना टफ होता जा रहा है कि आपको ग्रुप डी भी अगर एग्ज़ाम निकालना हो तो उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, और ये तो निश्चित रूप से इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अगर इतना पढ़ेंगे, कम से कम इतना पढ़ेंगे, तभी इस लायक हो जाएंगे कि मेंस में हमारे हाथ चल सके। अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे हाथ ही रह रह के रुक जाएंगे। तो इस प्रकार से इन सारे को आपको किसी भी हाल में कवर करना है। सबसे पहले इन्हीं सब को कवर करना है, उसके बाद ही समय बचे तो कुछ एक्स्ट्रा आप करेंगे। क्यों? क्योंकि यही सारे जो सब्जेक्ट हैं वह सिलेबस में है, सिलेबस से बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इनको आपको मतलब टच करते हुए चलना है। इसके बाद बात करते हैं भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो भूगोल एवं अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो ऊर्जा, रोजगार, पलायन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इसीलिए कि देखा जाए तो कोरोना के कारण देखा जाए तो पलायन एक बहुत बड़ी समस्या इस बार भी रही है। तो उद्योग भी आपको याद करना है, खासकर जो लघु उद्योग है, माइक्रो उद्योग हैं, जो कृषि आधारित उद्योग हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा है खाद्य सुरक्षा। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे नज़र में इस बार होने वाले हैं। इसके अलावा पंचायती राज, सहकारिता। कहा जाता है कि जो अभी कोरोना की जो स्थिति आई है उसमें पंचायती राज ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस स्थिति से निपटने के लिए। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी चुनौती को निपटने में जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से सहयोग दे सकती है। तो देखिए, जब कोरोना की जो महामारी आई थी तो गांव में अगर कोई भी बाहर से आता है तो उसकी जिम्मेवारी बताने की प्रशासन को किसको सौंपी गई? सरपंच को, पंच को, जो गांव वाले हैं उनको। तो देखा जाए तो स्थानीय स्तर की जो संस्थाएं हैं ये इस प्रकार से सहयोग दे रही है। दवा आदि का वितरण हो, खाद्य सामग्री का वितरण हो, किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटना हो, तो ये स्थानीय स्तर की संस्थाएं ही तो काम कर रही है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको यहाँ पर मतलब इस डायमेंशन से आपको पंचायती राज को इस वक्त पढ़ना है थोड़े अलग अंदाज में कि पंचायती राज किस प्रकार से काम कर रही है। और अभी जो पंचायती राज पे प्रधानमंत्री द्वारा जिस प्रकार के स्पीच दिए गए उन स्पीच को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट वहाँ से आपको मिल सकते हैं। सहकारिता को आपको भी याद रखना है। यहाँ पे आपदा प्रबंधन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो स्वास्थ्य आपातकाल अभी की स्थिति है उसको निपटने के लिए बिहार में किस प्रकार की व्यवस्था है स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको याद रखना है। 1991 का उदारीकरण, आर्थिक नियोजन, और इसके अलावा पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास। तो मैं बार बार हर एक विषय के लिए बोल रहा हूँ कि पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास आप करते रहें। इसके अलावा भूगोल की बात करें तो भारत की मानसून, जनगणना, जलवायु परिवर्तन, बिहार का भूगोल, और आने वाले समय में वीडियो भी इस पर उपलब्ध होंगे। हालांकि बहुत सारे वीडियो इस संबंध में उपलब्ध हैं, उन्हें भी आप दे सकते हैं, जिससे 64वीं बीपीएससी परीक्षा के समय तैयार किया गया था। तो ये लिंक है, इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देखा जाए तो बहुत ही फिक्स चैप्टर है जहां से आते हैं। तो सबसे पहला है परमाणु ऊर्जा, इंपॉर्टेंट, अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कचरा प्रबंधन, इनमें तकनीकी प्रयोग, और
हर एक एग्ज़ाम में देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसे तकनीकी से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें लास्ट में यह एक लाइन जोड़ दिया जाता है कि बिहार में इस संदर्भ में क्या प्रयास किए गए हैं, बिहार में इस संदर्भ में किस प्रकार के सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं। तो बिहार सरकार से जोड़ते हुए आप तकनीकी प्रगति जो है उसको भी आप देखते चलेंगे। भारत एवं बिहार में ऊर्जा की स्थिति, जैव प्रौद्योगिकी जैसी नवीन जो तकनीक है और जो प्रौद्योगिकी है, जैसे क्वांटम राष्ट्रीय मिशन की भी घोषणा हुई है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। डिजिटल क्रांति, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है इस संदर्भ में। जैविक युद्ध इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी जो कहा जाता है कि कोरोना की जो महामारी है उसकी शुरुआत चीन से हुई, तो कहीं ना कहीं प्रश्न यह उठ रहा है कि कहीं यह जैविक युद्ध की स्थिति तो नहीं है, अघोषित जैविक युद्ध। हालांकि अभी इसकी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये साजिश तो नहीं है अमेरिका द्वारा इस प्रकार के उठाए जा रहे हैं सवाल। तो इस संदर्भ में जैविक युद्ध भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण, विकास बनाम पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। तो ये थे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित। तो इस प्रकार निश्चित रूप से वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि जो भी एक सामान्य से सिलेबस में होते हैं तो उनको कवर करने का प्रयास किया है कि आप इन प्रश्नों को सहारे अपने तैयारी को स्टार्ट करें और इसी के अनुसार अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। तो मेरा सुझाव अंत में यही रहेगा कि प्रत्येक अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ें और बेसिक जानकारी के साथ जो अपडेट आंकड़े हैं उनके साथ लेखन का अभ्यास करें। तो सारांश यही निकलता है कि पूर्व का भी अभ्यास करते रहें। और इसके अलावा यदि वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप अपनी सुविधा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और अपनी रणनीति के अनुसार सही वीडियो का सेलेक्ट करके उनको भी देख सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट हैं जिनको आप अध्ययन करके तैयारी कर सकते हैं। तो ये थे हमारी रणनीति से संबंधित। नेक्स्ट एग्जाम के साथ, वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन मन में बहुत सारी बातें थी, तो उन सारी बातों को भी कहना बहुत आवश्यक था। तो इसी के साथ वीडियो हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।